नमस्कार, मेरा नाम है योगेंद्र नागर। आप लोग देख रहे हैं सिम्बायोसिस कोटा टॉक विद पृथ्वी सिंह जी राजावत, जो कि पूर्व मानद वन्यजीव प्रतिपालक है रामगढ़ बूंदी से और पेशे से टीचर हैं। इसके अलावा इनका वाइल्ड लाइफ में इतना काम है जितना कि हम शायद इस सेशन में पूरा भी ना कर पाए, हमें दूसरे सेशन की आवश्यकता भी पड़ सकती है। फिलहाल हम पृथ्वी सर से बात करते हैं और जानते हैं बर्ड आइडेंटिफिकेशन के बारे में, माइग्रेशन ऑफ बर्ड्स के बारे में। इसके अलावा जो नया नया राजस्थान का और इंडिया का जो रामगढ़ टाइगर रिजर्व बना है, वहाँ की क्या विशेषताएं हैं, वहाँ पर क्या क्या नई चीजें मिलती हैं, पुरानी चीजें क्या क्या हैं जो खत्म होने वाली हैं, कंजर्वेशन किस लेवल पर हो रहा है, बर्ड्स के लिए क्या क्या एनवायरनमेंट प्रॉपर रहेगा, वहां पर रामगढ़ में रहेगा या फॉर दैट मैटर भीमलत में रहेगा, क्योंकि वो सारे कनेक्टिंग है एक दूसरे से, लिंक से रणथंभौर, मुकुंदरा, रामगढ़ और भीमलत और ये सब जगह जहाँ पर सर बर्ड वॉचिंग भी करते हैं, बर्ड्स का आइडेंटिफिकेशन करते हैं। सर का बर्ड्स का काफी अच्छा काम है, तो हम स्वागत करते हैं सर आपका। नमस्कार योगेंद्र जी, और सभी को मेरा नमस्कार। और योगेंद्र जी ने मुझे इस लायक समझा, इसके लिए धन्यवाद। मैं सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूं किसी भी मामले में बर्ड्स के बारे में, जैसा आपने बताया। फिर भी मैं जो जितना मैं जानता हूं वो आपको बताने की कोशिश करूंगा। और इसमें विशेष रूप से जो जहाँ तक बर्ड्स की बात आती है, तो बर्ड्स के मामले में तो अ, एक कहावत प्रचलित है या गीत भी आता है कि पंछी नदियां पवन के झोंके, कोई सरहद नहीं इनको रोके। अर्थात इन चीजों को, पक्षियों को, प्रकृति के जो भंडार हैं, जल हैं, नदी हैं और वायु हैं, इनको कोई रोक नहीं सकता। और इस वही चीज पक्षियों के लिए लागू होती है। पक्षी आज यहाँ हैं, थोड़ी देर बाद वो पता नहीं किस झरने पर, किस नदी पर, किस नाले पर, किस पहाड़ पर, किस देश में जाएगा, ये कोई नहीं कह सकता। और यही एक वजह रही कि हम जो जंतुओं को जिस तरह से आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, उसके वनिस्पत जो पक्षियों का पहचान करना है, पक्षियों को पहचानना है, वो थोड़ा सा टिपिकल काम हो जाता है, क्योंकि पक्षी कई देशों से दूसरे देश में आते जाते रहते हैं, या यूं कहें कि एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में भी आते हैं। जैसे कि शीतकालीन प्रवास पर भारत भारत को ही अपन देखेंगे, भारतीय एक तरह से विश्व का छोटा मिनी, अपन इसको वर्ल्ड कहें तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं है क्योंकि बायोडाइवर्सिटी को, क्योंकि यहाँ पर हिमालय पर्वत का क्षेत्र है और तटीय जो अपना समुद्री इलाका है, इसके अलावा मध्यवर्ती भारत है, पूर्वांचल है और जो राजस्थान और गुजरात का इलाका है। इस इलाके में इतनी बायोडायवर्सिटी, इतनी पक्षियों में विविधता है कि एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में आते हैं। गुजरात के कच्छ के रण में जो ज्यादातर रहते हैं, या सांबर लेक में जो रहते हैं जैसे फ्लेमिंगो, तो वो माइग्रेट करते हैं अपने कोटा बूंदी तक की तरफ भी आते हैं, भीलवाड़ा में, प्रतापगढ़ में, सभी जगह जाते हैं। तो इस तरह से इन पक्षियों का जो माइग्रेशन है वो एक जगह से दूसरी जगह चलता रहता है। चाहे अपन जलीय पक्षियों का देखें या अन्य पक्षियों का देखें, अन्य पक्षियों में चाहे अपन बहुत सी बार अपन देखते हैं कि कौवे गायब हो गए, लेकिन ये भी माइग्रेट कर जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह, जहाँ इनको वातावरण सूटेबल लगता है तो वो कम हो जाते हैं। यानी वहां से जब चले जाएंगे आपके पास में, जैसे 2 महीने 3 महीने कौवे दिखे, फिर वहां से कौवे चले गए, तो अपन ये सोचते हैं कि कौवे खत्म हो गए हमारे यहाँ से, तो वो समाप्त होने जैसी बात नहीं रहती, वो माइग्रेट कर जाते हैं। बहुत सी कारण होते हैं। तो पक्षियों के बारे में जहाँ तक आपने प्रश्न पूछा कि इनका आइडेंटिफिकेशन किस प्रकार से करें, जी। तो सबसे पहले तो हमारे जो ग्रामीण अंचल में हैं या शहरी क्षेत्र में भी हैं, हम उस क्षेत्र विशेष में पक्षियों को विभिन्न नामों से जानते हैं। जैसे अपन राजस्थान की बात करें तो मैना और बुलबुल, ये दो तरह के पक्षी जो कॉमन नाम है, बच्चे को मैना, बुलबुल, तोता, इस तरह की बात हम सुनते आए हैं। सब जानते हैं कि मैना और बुलबुल क्या होते हैं, तो पक्षी होते हैं। लेकिन अगर हम उनका आइडेंटिफिकेशन की बात करें कि मैना कौन सा पक्षी होता है और बुलबुल कौन सा पक्षी होता है, तो ये कई लोग या ज्यादातर लोग इस बारे में थोड़ा भ्रम में पड़ जाते हैं कि मैना कौन सा होता है। तोता, जैसे नर को तोता और उसकी जो फीमेल है या मादा है वो मैना होती है। वो मैंने इस तरह के भी लोगों के मन में आ जाता है कि मैना कौन सी होती है। बहुत से टीचर्स वगैरह भी नहीं जानते इन चीजों को। जी जी। और ये एक अपना एक कमजोर पक्ष है
कि जो सामान्य पक्षी हैं, सामान्य अपने आसपास रहने वाले, ठीक है, माइग्रेटरी बर्ड की बात तो अपन बाद में करते हैं, पर जो कॉमन पक्षी हैं जो आपके आसपास रहते हैं, स्पेरो हैं, जैसे गौरैया है, आपके पास में रहती है, 24 घंटे आपके घरों में घोंसले बनाती है, ठीक है, अपन जानते हैं कि चिड़िया है, ये हाउस स्पेरो है। इसके अलावा जो सामान्य जैसे पक्षी दिखते हैं, जिनमें रेड वेंटेड बुलबुल है, और आपके दूसरे जो जैसे 3-4 प्रकार के आपके, जैसे मैं एलेक्जेंड्रियन पैराकीट है, या रिंग नेक्ड पैराकीट है, या रेड ब्लोजम पैराकीट है, तो इस तरह से 3-4 तरह के तोते हैं, तो वो भी दिखते हैं। लेकिन जब तक इन चीजों के प्रति किसी का झुकाव नहीं या इंटरेस्ट पैदा नहीं होगा, तो हम किसी को ये नहीं बता सकते कि आप पक्षियों की पहचान कैसे करेंगे। ठीक है, आपने एक बार बता दिया, लेकिन उसका अगर इंटरेस्ट नहीं है व्यक्ति का, जी इन सर। चीजों के प्रति लगाव नहीं है, तो फिर वो उसका आइडेंटिफिकेशन नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये बहुत टिपिकल काम है पक्षियों के आइडेंटिफिकेशन में। तो सबसे पहले अगर आइडेंटिफिकेशन की बात करते हैं, तो अपने पास जो लर्नर्स हैं, चाहते हैं कि मैं बर्ड्स का आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए, मैं जानना चाहता हूँ, तो उनको इसके लिए अपने आसपास से शुरुआत करनी पड़ेगी। जो भी पक्षी आपको दिखता है, या तो उसका आप अपने मोबाइल से, या आपके पास छोटा कैमरा है या कैमरे की इंटरेस्ट है तो उससे आपका फोटो लें, उसका आइडेंटिफिकेशन करें। आप सोशल मीडिया के माध्यम से उसका सहारा ले सकते हैं, या किसी एक्सपर्ट की सलाह ले सकते हैं। अगर आप में इंटरेस्ट है तो निश्चित रूप से आप धीरे धीरे स्ने स्ने पक्षियों को जानना सीख जाएंगे। इसके लिए कहीं कोई ट्रेनिंग नहीं दी जा सकती, ये तो आपका इंटरेस्ट है कि आप आइडेंटिफिकेशन करना चाहते हैं पक्षियों का, तो निश्चित रूप से पहचाने जा सकते हैं। सर इनके लिए छोटी छोटी आइडेंटिफिकेशन बुक्स आती होगी सर, बुकलेट्स पहचानने के लिए? आइडेंटिफिकेशन के लिए वन विभाग के द्वारा या बहुत सारे एनजीओ के द्वारा भी समय समय पर, क्योंकि अब ये जब ये वेटलैंड एक्ट 2010 बना, वेटलैंड एक्ट 2 के बाद में इस पर कुछ बजट भी आने लगा है, और ये कुछ जागरूकता कार्यक्रम, जैसे कि हर जिले में बर्ड फेस्टिवल मनाते हैं हम, उस समय कुछ बच्चों को जोड़ करके या चित्रकला प्रतियोगिता के द्वारा कुछ इस तरह के फोल्डर्स दिए जाते हैं, जिनमें कॉमन पक्षी जो होते हैं, विशेष रूप से जो जलीय पक्षी हैं, उनको किस तरह से पहचाना जाए, तो इस तरह के फोल्डर वगैरह दिए जाते हैं। छोटी बुक्स भी आती है, लेकिन बाकी सालिम अली की जो बुक्स हैं, या इंडियन बर्ड्स है, जैसे कि एक बुक है मेरे पास पड़ी है, आप देखें कि बर्ड्स ऑफ इंडियन सब्सक्राइब है, जी इस सर। तरह की बुक्स अगर आपके पास में रहती है, तो इसमें क्या है कि आपको कोई भी पक्षी दिखता है, आप उसका फोटो ले लेते हैं, या उसके बारे में आप जानना चाहते हैं, तो इसमें वो पक्षी कहाँ से आता है, क्या है उसकी हैबिटाट क्या है, वो उसका एक मैप भी रहता है, माइग्रेटरी है या नॉन माइग्रेटरी है, या समर विजिटर्स है, विंटर विजिटर्स है, कौन सा बर्ड्स है। इस तरह से इसमें लगभग लगभग भारतीय महाद्वीप उपमहाद्वीप में जो आसपास के जो बर्ड्स हैं, वो सारे मिल जाते हैं। ये 700-800 रुपये आती है, 400-500 रुपये की भी आ जाती है। इस तरह से ये एक जो गुटका बुक है, ये इस तरह की कुछ राइटर्स की हैं, वो आप ले सकते हैं, जी सर। और ये आपकी बहुत मदद करती है। और सर वैसे भी ये है ना कि जैसे दिन भर हम बर्ड वॉचिंग कर सकते हैं, रात को बैठ के आराम से उनका जो है आइडेंटिफिकेशन और क्लासिफिकेशन कर सकते हैं बुक्स के माध्यम से। एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं कि क्या मैं सही जा रहा हूँ, आइडेंटिफिकेशन सही कर पा रहा हूँ, या जो मेरा क्लासिफिकेशन है वो सही है या नहीं है। बुक्स के माध्यम से काफी ज्यादा इजी पड़ जाता है सर। अब बुक्स के माध्यम से भी देखिए योगेंद्र जी, एक बात है कि जो वाटर बर्ड्स हैं, जो वाटर बर्ड्स के अलावा उनका तो फिर भी ठीक है, पर वाटर बर्ड्स में कई ऐसी स्पीसीज होती है, सिमिलर स्पीसीज होती है, जिनमें बहुत बारीकी से अध्ययन करने के बाद में, इसके लिए आपको एक अच्छा आपके पास बाइनाकुलर होना चाहिए। क्योंकि आपके पास अगर बाइनाकुलर होता है, क्योंकि बाइनाकुलर एक ऐसा चीज है कि आप बर्ड वाचिंग करना चाह रहे हैं, और आप आपके पास अगर बाइनाकुलर नहीं है, बाइनाकुलर एक ऐसी चीज होती है जिससे आप उस पक्षी की अटकेलियों को, उसकी गतिविधियों को ज्यादा प्रॉपर वे में देख पाएंगे। अगर आपके पास बाइनाकुलर नहीं है, तो ठीक है, आपके पास अगर अच्छा कैमरा है तो उससे आप उसको कैच कर पाएंगे, क्योंकि मोबाइल से तो संभव नहीं है। जी या तो आपके पास कैमरा होना चाहिए, या फिर कैमरा नहीं है तो बाइनाकुलर होना चाहिए। बाइनाकुलर से आप उस पक्षी को देख करके, और आपके पास भी जो बुक है उसको तत्काल, क्योंकि सेम स्पीसीज में जैसे एक ही
स्पीसीज में इस तरह प्रकार की उप प्रजातियां होती है। आप पहचान नहीं पाएंगे कि वो कौन सा पक्षी है वास्तव में। हो सकता है कि वो पक्षी अपने यहाँ आता ही नहीं और अपन उसको इस तरह से आइडेंटिफाई कर लें, वास्तव में पक्षी आता भी नहीं आता। हो सकता है कि अब तक वो पक्षी नहीं देखा गया हो और अब तक वो छिपा हो और आपने उसको देखा हो, तो एक नई खोज हो सकती है। तो इस प्रकार से अपने पास एक बायनाकुलर होना चाहिए। अगर आपके पास बायनाकुलर है तो निश्चित रूप से आप उसको ज्यादा ढंग से देख पाएंगे और उसकी गतिविधियों को आप देख पाएंगे। और मतलब अगर बायनाकुलर के साथ मतलब जो बिगनर्स हाँ, हैं, जो शुरुआत करना चाह रहे हैं अपनी बर्ड वॉचिंग के लिए, उनको एक तो बुकलेट उनके पास होनी चाहिए, एक बाइनोकुलर होना चाहिए, एक नोटबुक होनी चाहिए सर, ताकि वो नोटबुक। नोट्स भी बना सकें। हाँ, इसके अलावा कुछ ऐप्स भी हैं जिनके द्वारा भी आप उन बर्ड्स को, वो वेब भी लगभग लगभग 70-80% वो आपको सही रूप से आपको बताने की कोशिश करते हैं कि आप उसमें, जिसमें इंडियन बर्ड्स के रूप में उसकी पहचान कर पाते हैं। और इसके अलावा सोशल मीडिया पर, फेसबुक वगैरह पर कुछ इस तरह के अच्छे प्लेटफॉर्म हैं, आईडी इंडियन बर्ड्स वगैरह से, तो आप वहाँ डालते हैं तो तत्काल एक्सपर्ट्स जो आपको पहचान देते हैं। मैंने भी इस तरह से धीरे धीरे सोशल मीडिया के माध्यम से, जैसे मेरे समझ में नहीं आता था, मैं सबसे पहले छोटे छोटे, जैसे किंग फिशर की भी कई स्पीसीज है, तो मैं समझ नहीं पाता था कि ये जी किंग जी। फिशर कौन सा है, ये कॉमन किंग फिशर है। तो मैंने धीरे धीरे इस तरह से सीखा है। और निश्चित रूप से इसमें आप स्वयं के मन में जो रुचि है, तो आप सबसे पहले अपने इन्वायरमेंट में, जो आपके घर है, घर में कौन कौन से बर्ड्स आते हैं, आपके घर में भी लगभग 10, 12, 13, 14, 15 स्पीसीज आपके घर में डेली आती है। तो सर सबसे मैंने पहले घर से शुरुआत करेंगे तो निश्चित रूप से मैंने अपने घर में सर 18 बर्ड्स स्पीसीज को जो है आइडेंटिफाई किया है। वो बहुत कॉमन है, और उनमें से एक किंगफिशर बहुत भी है। कॉमन है। कॉमन नहीं है, घरों पे आने के लिए कॉमन नहीं होता है किंगफिशर, पर पीछे की तरफ एक थोड़ा पानी सा है हमारे वहां पर, तो वो कभी कभी छत पे आके बैठ जाता है, पर वो आ रहा है एनवायरमेंट में, तो जी जी उसे भी मैंने काउंट किया है सर। तो ये मेरे जी घर जी। से जो है मैंने आइडेंटिफिकेशन किया। इसके अलावा सर जो बड़ी दिक्कत होती है बर्ड्स के लिए या किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए, वो पोल्यूशन है। और पोल्यूशन की वजह से सबसे कम जो देखने को मिलता है परसेंटेज में, वो माइग्रेशन है। यानी कि हमारे यहाँ पर जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं उनका आना कम हुआ है या उनकी संख्या कम हुई है, उसका पोल्यूशन और आसपास के और क्या सर फैक्टर्स डिपेंड कर पा रहे हैं या कर रहे हैं, या हो सकते हैं आगे जो कि पैदा हो रहे हैं वो धीरे धीरे और इमर्ज हो रहे हो और वो माइग्रेशन के लिए उपयुक्त नहीं हो सर, ऐसे क्या फैक्टर्स हो सकते हैं जो माइग्रेशन को ये बहुत इफेक्ट करते हो? बहुत अच्छा आपने ये प्रश्न किया। मैं लगभग, आप ये माने कि 2005 से इस बर्ड्स को डीपली देख रहा हूँ, वाटर बॉडीज पर और वेटलैंड्स पर। तो इसमें मैंने एक चीज देखी है कि जो बर्ड्स यहाँ आते हैं, उन बर्ड्स का बिहेवियर वास्तव में धीरे धीरे चेंज हुआ है। और कई वाटर बॉडी पर जो बर्ड्स आते थे वो नहीं आते हैं, उनकी जगह दूसरे आने लगे हैं, या स्पीसीज में कुछ कमी आई है, या लगातार 3 साल 4 साल तक जहाँ पर वाटर बॉडी पर, जैसे अभी मुंदी के पास आप देखें कि रामनगर कंजर कॉलोनी एक गांव है जिसका जी एक दो स्टेट टाइम के तालाब है, बड़ा तालाब और छोटा तालाब। जी सर। राम सिंह जी ने बनाए थे, जिन्होंने ये रामगढ़ टाइगर रिजर्व जो महल है वो बनाए थे। तो उन वो बहुत अच्छे वेटलैंड्स हैं, यानी आप ये माने कि बर्दा वेटलैंड से भी अच्छे हैं। उनमें कुरजा पक्षी आता है और वो लगभग आप 8-10 सालों से आता था, लेकिन बीच में कुछ कारण रहे कि वो लगभग 2-3 साल से नहीं आया। उसके पीछे बरसात कम होना भी रहा है, या आप ये माने कि बीच में प्रदूषण की जो आप बात कर रहे हैं वो भी रहता है। दीपावली के समय ये लगभग, ये जैसे अभी इस बार कुरजां पक्षी, कल सोरसन में कुछ एक समूह देखा गया था, तो लगभग इस समय, क्योंकि इस साल थोड़ी दीपावली लेट है, तो दीपावली की वजह से कुछ प्रदूषण हो जाता तो उसमें भटक जाते हैं। जी तो वास्तव में आप सही कर रहे हो कि दिनों दिन जो वातावरण है, इसका जो प्रदूषण स्तर है वो ज्यादा बढ़ता जा रहा है। और ये प्रदूषण स्तर बढ़ने की वजह से निश्चित रूप से इसको ये प्रभावित होते हैं बर्ड्स, और ये भटक जाते हैं। दूसरी बात है कि जो दिनों दिन फसलों में जो कीटनाशी का प्रयोग किया जा रहा है, ये बहुत ज्यादा घातक है। जो वाटर बॉडीज है, उन वाटर बॉडीज के जो जो पानी कम होता जाता है, बर्ड्स तो आते हैं क्योंकि जी सर्दी के दिनों में आते हैं, और इसी समय जो काश्तकार है वो अपनी खेती, क्योंकि वो
अब धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ रही है तो खेती की जोत बढ़ रही है, खेती किसानी का बढ़ रहा है। ठीक है, वो खाते की जमीन नहीं, लेकिन वो उनका पुश्तैनी रूप से उनके पिताजी करते थे, वो भी कर रहे हैं, तो वो एक तरह से उनका हक बनता है कि वो उनकी जमीन और वो करते हैं तो उसमें पेस्टिसाइड भी डालते हैं, रासायनिक खाद का प्रयोग भी करते हैं। तो ये वो पानी बह करके भी वो बांधों में भी जाता है, साथ में वो कुछ कीट पतंगे खाने आते हैं तो उसमें वो उनको भी खाने में आ जाता है, तो वो उनकी मृत्यु का कारण। जैसे कि अभी ये कुछ सारस पक्षी इनके बगुले वगैरह मरने की बात आ रही है, कुछ हरियल पक्षी मरने की भी आई थी जी उत्तर जी जी। प्रदेश में इनमें। तो ये जैसे अभी सांबर लेक में भी कुछ बर्ड्स, बहुत बड़े संख्या में बर्ड्स मरे थे 2 साल पहले। तो ये कई ऐसे फैक्टर्स हैं कि इनमें प्रदूषण तो महत्वपूर्ण है ही सही, लेकिन इसके अलावा जो हम खेतों में जो उपयोग करते हैं चीजें, हाँ, जो पेस्टिसाइड यूज कर रहे हैं, जी जी अंधाधुंध रूप से पेस्टिसाइड आ रहा है, वो भी पानी बह के बांधों में आता है। बांधों का पानी भी एक तरह से, और जो वेटलैंड्स का पानी है वो भी दूषित होता जा रहा है। जी सर। तो ये कई सारे फैक्टर्स हैं कि हम बर्ड्स जो है वो स्पीसीज जो आनी चाहिए वो नहीं आ पा रही है। सारस क्रेन को ले लो आप, सारस क्रेन ज्यादा पुरानी बात नहीं, अभी देखा हुआ है कि सारस भीलवाड़ा तक सारस का एरिया था, बूंदी में पूरे में हर गांव, हर जिले, हर तालाब, छोटे तालाब में सारस दिखते थे। कोटा में भी सारसों का अच्छा था, झालावाड़ में सभी में था, लेकिन धीरे 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 ऐसी स्थिति बनी कि कोटा से सारस सब गायब हो गए। बूंदी में लगभग बूंदी से गायब है, केवल बरदा बांध पे कुछ सारस, लगभग 50 का झुंड मैंने 2 साल पहले, 1 साल पहले देखा था। अभी भी लगभग 40 एक हैं, लेकिन वो ब्रीडिंग नहीं हो रही, बच्चे नहीं दिखते उनके, ब्रीडिंग नहीं हो रही। तो ये चिंता का विषय है कि जो सारस है वो धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। इनका कुछ दक्षिणी भारत के या अन्य राज्यों से लोग आते हैं, या हो सकता है यहाँ के भी लोग हो, तो ऐसा भी सुनने में आता है कि इनका शिकार भी करते हैं। तो ये एक अपने लिए चुनौती है कि इस तरह की जो स्पीसीज हैं, बड़े पक्षी हैं, जिनमें सारस क्रेन एक महत्वपूर्ण पक्षी है, वो धीरे धीरे सिमटता जा रहा है। जिस प्रकार से गिद्ध सिमट करके कुछ जगह रह गए, तो सारस उत्तर प्रदेश में ठीक है सारस का है, लेकिन राजस्थान में अभी स्थिति है कि हो सकता है कि ये राजस्थान से बिल्कुल सारस गायब हो जाए। जबकि सर हम अगर हमारा जो हाड़ौती वाला जो एरिया है या अरावली से इधर वाला जो एरिया है, पश्चिमी तरफ का जो एरिया है, पूर्वी तरफ का जो एरिया है, जहाँ पर पानी की अच्छी खासी जगह है, थोड़ा एनवायरनमेंट ज्यादा ठीक है, हमारे यहाँ पर सर डेमसेल क्रेन नहीं आते। जबकि जो जोधपुर जैसलमेर में एक गांव है पूरा, वो डेमसेल क्रेन के वजह से जाना जाता है, जहाँ पर पानी की कमी है। वो गांव मतलब वो वहां पर वो लोग दाना देते हैं, पूरा स्कूल का जो ग्राउंड है वहां पर डेमसेल क्रेन जो है रहते हैं, उन्हें किसी भी तरीके का डिस्टरबेंस नहीं क्रिएट किया जाता है सर वहां पर। जबकि वहाँ पानी की कमी है, खाने की कमी है, मोटा अनाज वो लोग डालते हैं, उन्हें बाजरा और ज्वार वगैरह, गेहूं तो वहां पर होते नहीं है। फिर भी वहां पर जो है हजारों की संख्या में डेमसेल क्रेन आते हैं और हमारे यहाँ पर नहीं आते, क्योंकि हमारे यहाँ ज्यादा हम्म। सुटेबल एनवायरमेंट है। तो देखो, शिकारी। डेमोसाइल क्रेन की मैं बात बताऊं कि ये इनके लिए वैसे आते यहाँ पर भी हैं, लेकिन रुकते नहीं हैं। आते दिखते हैं, उड़ करके निकलते हैं, कुछ बीच में रुक जाते हैं, जैसे सोरसन में रुकते हैं, कुछ आपके अलनिया में भी कुछ बार देखे गए हैं, बर्दाबान में भी देखे हैं मैंने, और विशेष रूप से रामनगर तालाब में ये कुछ लंबे समय तक, लगभग 1 महीना यहाँ पर इनका स्टे रहता है। लेकिन ये वास्तव में आप सही करे हो, रुकते नहीं। ये मिड में कुछ समय के लिए इस अपने इलाके में रुकते हैं, और ये राजस्थान इनको ज्यादा प्रिय लगता है, और ज्यादातर ये गुजरात साइड में, गुजरात के कच्छ साइड में, जी सर। और राजस्थान के जो खींचन है जोधपुर का, उसमें ज्यादा जाते हैं। जी जी और ये इनका एक 2 रूट है इनके आने के। एक रूट जो अपना हाड़ौती क्षेत्र का जो कोटा वाला बेल्ट है, इससे होकर के भी ये फ्लाइटिंग निकलती है। और एक जो रूट इनका पाकिस्तान से जो मूवमेंट का रहता है जब ये आते हैं, मंगोलिया चीन साइड से, तो वो इनका जो डाइवर्जन है वो ज्यादातर उस रूट पर ज्यादा हो जाता है। अब उस ये क्योंकि रात में भी फ्लाइट करते हैं और लंबी फ्लाइट चलती है इनकी, ये कि एक विशेष शेप में, वी शेप, एल शेप या एम शेप, जो भी शेप आप देखते हैं कि वास्तव में बहुत हाइट पर भी उड़ते हैं। तो ये वो प्रदूषण भी इसमें कारण हो सकता है कि निश्चित रूप से इधर प्रदूषण ज्यादा है और उधर आबादी कम है। आप देखिए कि रेगिस्तान का जो इलाका है उधर इलाका तो बहुत है, क्षेत्रफल तो ज्यादा है, लेकिन और रेतीला इलाका है, वनस्पति जरूर नहीं है, लेकिन उधर हम देखें तो वनस्पत आपके
पूर्वी राजस्थान, दक्षिणी राजस्थान और इस मध्य राजस्थान के वनस्पत आपके जो पश्चिमी राजस्थान है वहां पर पोल्यूशन का स्तर इतना नहीं है, क्योंकि वहाँ पॉपुलेशन कम है, व्हीकल कम है। तो इसी हिसाब से मेरे को ऐसा लगता है कि वो एक बड़ा कारण रहता है कि वो उनका जो रूट है वो रूट उन्होंने वो एक तरह से सेफ मान लिया और उस रूट पे जाते हैं, और वो रूट इनको अच्छा लगता है, और वो ज्यादातर वहाँ एक जो खींचन का जो इलाका है एक तरह से पारंपरिक हो गया उनका, उनसे लगाव हो गया उस खींचन इलाके से, जोधपुर हाँ सर, में जो पक्षियों खींचन का है। लोगों का पक्षियों से लगाव हो गया और वो आपस में मतलब एक्चुअल सिम्बायोसिस फॉर्म में रहने लग गए। तो सर ये अच्छी बात है, और हमारी तरफ भी होना चाहिए कि जो माइग्रेशन बर्ड्स आ रहे हैं या जो रेजिडेंटल बर्ड है, सबका आपस में जो है एक परिवेश बनना चाहिए, पर्यावरणीय परिवेश बनना चाहिए, जिससे कि सभी लोगों को, जीव जंतुओं को आपस में जीने के लिए एक जगह मिल सके। अच्छा भी लगता है सर जब वो ट्विटरिंग करते हैं, चिपरिंग करते हैं सुबह सुबह, तो अच्छी भी बात है। हमें तो ज्यादा अच्छा नहीं, लगता है कुड़जा कि कुड़जा तो इंटरेस्ट देखो, है। कुड़जा तो ऐसा है योगेंद्र जी कि कुड़जा पक्षी जो हैं उसको हम विदेशी माने या भारत का माने, यहाँ पर यही मेरे को तो थोड़ा यूं लोग कहते हैं कि माइग्रेटरी बर्ड आता है, लेकिन मैं तो कहता हूँ कि माइग्रेटरी बर्ड नहीं, ये तो अपना ही बर्ड है। ठीक है, यहाँ पर ये प्रजनन नहीं करता, अंडे वहाँ देता है, लेकिन इस पक्षी का ज्यादातर समय सबसे पहले जो माइग्रेटरी बर्ड आता है वो ये क्रेन ही आता है, और बाकी बर्ड्स बाद में आते हैं, जैसे आपके जो भी ग्रेले गूंज है या भारेडेड गूंज है या जी यूरोपियन जी। पिंटेल भी पहले आ जाती है, लेकिन ये पक्षी सितंबर के लास्ट में आ जाता है, और लास्ट में यानी सबके बाद में मार्च तक ये यहाँ टिकता है, यानी 6 महीने, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी 6-7 महीने इसका राजस्थान में रहता है, और उसके बाद में यानी वहाँ का समय, यानी आधे से ज्यादा समय यहाँ गुजारता है, बाकी का समय वहाँ गुजारता है। तो ये राजस्थान की संस्कृति में कुड़जा इस तरह से रचा बसा है कि इस पक्षी को हम, इसमें कई गीतों में भी गाया जाता है, कुड़जा मारो भवन मिला दीजिए, या उड़ती कटा सो आई तुर उड़ती जाओ कटा, 12 मास लड़ाओ इसमें रजा कुड़जा हटा, यानी तू यहीं रजा वापस कहाँ जाती। इस तरह से इसको कुड़जा पक्षी को एक मारवाड़ी संस्कृति में तो इस तरह से अपना एक अपनत्व दे करके माना जाता है कि कुड़जा ये, और ये अच्छी बात है। अच्छी बात है सर, क्योंकि जो हम्म, जो चीज प्रथाओं में आ चुकी है, वो रिवाजों में आ चुकी है, गीतों में आ चुकी है, लोक गीतों में आ चुकी है, इसका मतलब वो काफी पुरानी है, नई नहीं है। अब सही है। इसे हम मान सकते हैं सर। हम्म। बर्ड्स वॉचिंग के लिए और बर्ड आइडेंटिफिकेशन के लिए आपने जो कुछ बताया काफी अच्छा था, और बुक्स होनी चाहिए। किसी भी चीज का इंटरेस्ट हो, उसकी बुक्स हमारे पास होनी चाहिए, ताकि हमें चीजों को जानने का ज्यादा मौका मिल सके। इसके अलावा सर मैं एक चीज जानना चाहूंगा कि रामगढ़ टाइगर रिजर्व बनने के बाद अब वहां पर क्या क्या प्रोग्रेस या और नई चीजें क्या देखने को मिलेगी टाइगर्स के अलावा? देखिए, जो बूंदी जिले के जो जंगल हैं, बूंदी से आप रिलेटेड इलाका जो रणथंबोर टाइगर रिजर्व है, इस जी रणथंबोर टाइगर रिजर्व का जो बफर जोन है, जो इंद्रगढ़ से लेकर के और आपके तलवास वाला जो बेल्ट है पूरा, जिसको हम एक तरह से हम तो कश्मीर मानते हैं, हमारे बूंदी में तो राजस्थान का कश्मीर है, तलवास जी का जी इलाका, जी। ये एक सरसब्ज इलाका रहा है शुरू से ही। इसके अलावा जो रामगढ़ जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, रामगढ़ विस्तारी, ये रामगढ़ विस्तारी सेंचुरी के बीच में से मेज नदी निकल रही है, और उसके बाद में जब हम इधर भीमलत तक की बात करते हैं तो बीच में जो देवजर महादेव से लेकर के दुर्वासा महादेव है, कालदा माता जी है, जरोली है, या खजूरी माता जी है, और इस प्रकार से लगभग 2 दर्जन ऐसे पहाड़ी नाले हैं जिनमें 12 महीने पानी बहता रहता है, और ऊपर इस तरह की एक नेरो वैली बनती है कि उसमें झरने चलते हैं पहाड़ों पर, ये जी कालदा वाले बेट में। तो रामगढ़, ठीक है, रामगढ़ टाइगर रिजर्व, रामगढ़ सेंचुरी बनी, उससे पहले भी टाइगर, सदियों से यहाँ पर टाइगर रहते थे, टाइगर के अलावा अन्य सभी वन्य जीव रहते थे, और सांभरों की संख्या इतनी थी। अभी भी ये जो अभी लोग जो बुजुर्गों को कहते थे कि शाम के समय सांभर इतने गांवों से निकल जाते थे कि अगर हम हटे नहीं तो हमें वो एक तरह से नीचे गिरा दे। तो वाइल्ड लाइफ ये लगभग 30-40 सालों के अंदर जिसका जितना ये आजादी के बाद में जितना ह्रास हुआ कभी नहीं हुआ। और रामगढ़ जो के जो जंगल हैं, ये नेचुरल रूप से टाइगर के पसंदीदा रहे हैं। रामगढ़ का जंगल का मतलब है कि बूंदी के जंगल, जिसमें तलवास की बेल्ट भी आ गई, रामगढ़ सेंचुरी भी आ गई, इसके एडजॉइनिंग एरिया जो भीमलत का, कालदा का है, और जो भीलवाड़ा जिले में, चित्तौड़ जिले में, और इधर आपके मुकुंदरा टाइगर रिजर्व का जो जवाहर सागर है, बूंदी का जो सेंचुरी है, ये भी यहाँ तक जुड़ा हुआ है, और इससे आप सीधा सा चंबल से जुड़ा हुआ है। तो ये कोटा और बूंदी
और आपके बारह के जंगल, और ये एक तरह से एक पूरा एक इको टूरिज्म, एक इको ट्रेल बनी हुई है पूरी ये, जो सदियों से ये टाइगर के पसंदीदा जगह रहे हैं। अब एक रामगढ़ टाइगर रिजर्व जो नया बनने जा रहा है, वो क्योंकि वो तो ठीक है टाइगर के पसंदीदा रहे हैं, लेकिन इसको एक सिस्टम इसका बदलने जा रहा है कि ये सीधा टाइगर रिजर्व के रूप में होगा। तो यहाँ संसाधन मिलेंगे, नया बजट आएगा, और एक टाइगर को मुफीद जगह जो मिलती है कानूनन वो मिलेगी, जो कि इसका एक अधिकार रहा है। वैसे भी सर रामगढ़ को जन्म स्थल ही माना जाता है रणथंभौर के टाइगर्स के लिए। जो जितने भी रणथंभौर में परिवार रहे, कुनबे रहे टाइगर्स के, वो रामगढ़ से ही निकले हैं, ऐसा कहा जाता है। तो ये सर हाँ नहीं बिल्कुल सही है ये, क्योंकि जो रणथंभौर जब 1973 में या इसके बाद में जो इसका विकास हुआ रणथंभौर का इन 30 40 50 सालों में, तो ये जो टाइगर थे वो निश्चित रूप से रामगढ़ और रणथंभौर, क्योंकि रणथंभौर बाद में इसको डेवलप हुआ है, रामगढ़ पुराना स्टेट टाइम से चला रहा था, क्योंकि यहाँ के जो राम सिंह जी 1885 के आसपास में जिन्होंने ये रामगढ़ महल बनवाया था, तो वो एक तरह से एक श्रृंखला रही है राजा महाराजाओं की, वो चाहे आखेट के रूप में, लेकिन उस समय जो आखेट होता था वो एक संयमित रूप से, जैसे किसी नर का शिकार करना है, वो हिंसक हो रहा है, किसी दूसरे नर को मार रहा है, या ज्यादा संख्या हो गई है, इस तरह का एक प्रॉपर मॉनिटरिंग, जिस प्रकार से आज हम टाइगर की मॉनिटरिंग करते हैं कि ये दो नर एक इलाके में आते हैं तो लड़ते हैं, तो ये पहले राजा महाराजाओं का ये शौक होता था, क्योंकि जो अंग्रेज जी यहाँ थे वो भी इसमें इंटरेस्ट लेते थे। तो इस प्रकार से संयमित रूप से एक आखेट का काम था, लेकिन इस तरह ऐसा नहीं था कि वो सारे टाइगर को मार करके या बिजनेस करने का काम था। इसके बाद में जब ये 1972 का जो वाइल्ड लाइफ एक्ट बना, और उसके बाद में ये आवश्यकता इसलिए हुई क्योंकि टाइगर कम होते जा रहे थे, शिकार होता था, और उसको कोई रोकने वाला नहीं था, इतने संसाधन नहीं थे। तो जब देखा गया कि वास्तव में ये तो खत्म हो जाएंगे, तो इसको रोकने के लिए कानून तो बना, लेकिन प्रॉपर वे में जो मशीनरी थी वो इसको लागू नहीं कर पाई। अब तो ठीक है, बहुत ज्यादा सुधार हो गया, अब तो लागू भी हो रहा है, अब तो हम भी सतर्क हो गए, और संसाधन बढ़ गए, मोबाइल आ गए, तकनीकी एक इस तरह की आ गई कि हम वीडियो बना लेते हैं या वायरल हो जाता है। तो अब जागरूकता बहुत आ गई है, और अब वापस हम ये मान के चलें कि पॉजिटिव रूप से हम सोचें तो अब बहुत सुधार हो गया है, जंगलों में बहुत सुधार हुआ है, चाहे अपन बूंदी की बात करें, कोटा की करें, बारां की करें, सोरसन की करें, ये कोई किसी की भी करो आप, शेरगढ़ की, तो सभी जगह वापस जंगल की कटान कम हो गया है, वाइल्ड लाइफ बढ़ रहा है, शिकार बिल्कुल न के बराबर हो गया है, और लोगों में जागरूकता आ गई है। तो ये रामगढ़ टाइगर रिजर्व बनने से एक तरह से सबसे, क्योंकि बूंदी में पहले से 2 टाइगर रिजर्व, आपकी जानकारी के लिए बता दूं मैं, सभी की जानकारी के लिए, कि वर्तमान में बूंदी में 2 टाइगर रिजर्व तो पहले से ही हैं। एक तो मुकुंदरा टाइगर रिजर्व जो बूंदी में है, जिसका जवाहर सागर सेंचुरी पार्ट है, जो जी बूंदी सर। जिले का हिस्सा है, जिसमें ये गरड़े महादेव वगैरह ये बूंदी का हिस्सा है। और एक टाइगर रिजर्व जो रणथंभौर टाइगर रिजर्व है, वो भी बूंदी में बफर जोन, क्योंकि जी सर। 4 साल पहले ही आ गया था, तो ये एक बहुत बड़ा हिस्सा इंद्रगढ़ से जैतपुर तक का, जो रामगढ़ सेंचुरी वहां तक का हिस्सा ही है जी सर। रणथंभौर टाइगर रिजर्व का बफर है। तो इस तरह से बूंदी में 2 टाइगर रिजर्व पहले से थे। अब शेष जो जंगल बचा है उसको भी एक तीसरा टाइगर रिजर्व, जिसको रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व RVTR के रूप में NTCA ने स्वीकृति दे दी है, और उसका गजट नोटिफिकेशन की प्रक्रिया चल रही है, जो शायद ऐसे साल के अंत तक वो निश्चित रूप से पूरा हो जाएगा। और जो अगला साल है उसमें हम इसको एक नए टाइगर, जो 52वां टाइगर रिजर्व है अपने देश का, तो उसके रूप में अपन देखने जा रहे हैं। वैसे भी सर अपनी जो हाड़ौती वाला जो एरिया है वो ब्लेस्ड है सर, वाइल्ड लाइफ के लिए, जंगलों के लिए, दवाओं के लिए, या देखें टूरिज्म के लिए हमारे पास इतना कुछ है सर। हमारे पास उम्मेदगंज बर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, शेरगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, रामगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, मुकुंदरा है, इसके अलावा सोरसण है, और इतनी सारी जगह है सर। नदियां हैं सर हमारे पास जहाँ पर बेंस रोड गड्ढा आपका। भैंस रोड गढ़े सर, मतलब भैंस रोड का तो सर पैराडाइज है वो, किसी भी जन्नत की जन्नत है सर वो तो। उसको जितना ज्यादा घूमा जाए उतना ही हमें नया मिलेगा। भैंस रोड गढ़ है, रामगढ़ है, जितना घूमेंगे उतना नया मिलेगा सर। और कनेक्टिंग है, एक दूसरे से लिंक्ड है। जैसे कभी कभी पढ़ने में मिल जाता है कि रणथंभौर से निकला हुआ टाइगर रामगढ़ में आ गया, या मुकुंदरा में से निकला हुआ रामगढ़ को चला गया, ऐसा कुछ। तो ये कनेक्टिंग भी है, और एक अच्छा खासा बफर जोन और कोर जोन बनाते हैं वाइल्ड लाइफ के लिए, या बर्ड्स के लिए, या जो जंगल के अंदर जो पेड़ पौधे रहते हैं सर उनके लिए, जो डेवलप होंगे, या दवाओं के लिए जो लोग खनन कर देते हैं, पेड़ों को काट देते हैं, या जो छोटे छोटे हर्ब जो सीजनल हर्ब्स होते हैं उन्हें निपटा देते हैं, काट देते हैं, या
यूं कहूँ डिस्ट्रॉय कर देते हैं अपने मतलब के लिए, और उनका दोबारा वो लोग उगाते भी नहीं है, उन्हें ग्रो भी नहीं करते हैं, या अपने कहीं किसी ऑफिस में या वापस जंगल में। उन लोगों को रोकने के लिए सर टाइगर रिजर्व्स का बनना, सेंचुरीज का बनना, या इन सब चीजों का कानूनी रूप से यूं कहूँ सर इनको रोकना वो काफी ज्यादा जरूरी था। और रामगढ़ इसके लिए सरकार का और भारत सरकार का शुक्रिया करता है कि उन्होंने उसे रामगढ़ टाइगर रिजर्व बना दिया। अब ज्यादा लोग जो है उस पर ध्यान देंगे। मतलब आप लोग तो हैं, आप लोग लोकल कम्युनिटी में वहां पर रहते हैं, या एक या दो लोग तो काम कर रहे हैं, 3 लोग काम कर रहे हैं, पर जब 30 लोग काम करेंगे सर तो उसका इम्पैक्ट ज्यादा पड़ता है। बिल्कुल सही। हाँ सर। इसमें हाँ हाँ, आपका जो मैं समझा कि इसमें देखिए कि रामगढ़ टाइगर रिजर्व का जो कोर एरिया है वो, क्योंकि सेंचुरी एक है इसमें, तो वो कोर एरिया है। इसमें कोर और बफर से कोई मतलब नहीं, क्योंकि टाइगर है वो, टाइगर को जो इलाका अच्छा लगता है वहाँ। अभी टाइगर रिजर्व नहीं है, फिर भी यहाँ आप देख रहे हैं कि लगातार टाइगर यहाँ आ रहे हैं जी जी बिना टाइगर, क्योंकि वो उसको अच्छा लगता है इलाका। और कुछ बाधाएं हैं वो अगर पूरी हो जाती है, क्योंकि अब जिसको सिंबल मिल जाता है कि टाइगर रिजर्व बन गया, तो निश्चित रूप से अब टाइगर के लिए सारी सुविधाएं, जैसे व्हीकल आएंगे, टूरिज्म बढ़ेगा। मुख्य बात तो ये है कि यहाँ के जो लोकल लोग हैं, पेराफेरी में रहने वाले लोग, क्योंकि पेराफेरी में रह रहे हैं, तो उनको सबसे ज्यादा फायदा उन्हीं लोगों को होने वाला जी है। जी जी जो 155 पंचायतों के जो टाइगर रिजर्व बन रहा है, उसमें 155 गांव आ रहे हैं, और 8 गांव अंदर बसे हुए हैं। तो जो 8 गांव है वो तो फिर ठीक है कि वो तो रिलोकेट होंगे निश्चित रूप से भविष्य में, जब भी उनके लिए योजनाएं बनती है जो उनको पैसे, तो 8 गांव के अलावा बाकी गांव जहाँ के जहाँ रहेंगे, कोई भी गांव डिस्टर्ब नहीं होगा इसमें। और उन गांवों को सबसे ज्यादा रोजगार उनको मिलेगा। जो इको डेवलपमेंट कमेटियां बनेगी, उनके माध्यम से उनको, जैसे टैक्सी है, ड्राइवर है, या होटल व्यवसायी है, या किसी भी प्रकार से प्रत्यक्ष, जैसे अपन रणथंभौर में देखते हैं कि करोड़ों की एक तरह से इंडस्ट्री के रूप में है। तो लोगों को रोजगार से जोड़ते हुए इस जंगल का संरक्षण हो टाइगर के माध्यम से, यही है कि ठीक है, लोगों को रोजगार तो चाहिए, जी रोजगार नहीं सर, मिलेगा तो फिर वो कौन जुड़ेगा। सही और अगर बात। लोगों को सहज में रोजगार मिलता है तो वो, क्योंकि शिकार तो कुछ लोग करते थे और अधिक लोग लाभान्वित इससे हो गए टाइगर रिजर्व से, सही है सर। तो लोगों को रोजगार भी मिले, जंगल का संरक्षण भी हो, वन्य जीव भी बढ़े, तो इससे अच्छी क्या बात हो सकती है कि आपकी जैव विविधता, एक सस्टेनेबिलिटी उसमें आ जाए। जी जी स्थिरता जैव विविधता में जब नहीं आएगी, जब तक आप, तो वो ज्यादा स्थायी नहीं रह सकती, क्योंकि धीरे धीरे इसमें स्थिरता नहीं आ रही थी। तो ये टाइगर रिजर्व आवश्यक हो गया था। कुंभलगढ़ टाइगर रिजर्व जो अभी चल रही है कि उसको हम इसके बाद में ले रहे हैं कि कुंभलगढ़ टाइगर रिजर्व बने, तो कुंभलगढ़ से भी सीधी सीधी कनेक्टिविटी है। आपका जो टाइगर निकलता है यहाँ से रामगढ़ से, जब रामगढ़ टाइगर रिजर्व बनेगा, कालना वाला भीमलत वाली बेल्ट आने के बाद में निश्चित रूप से उसको एक स्वस्थ कॉरिडोर मिलेगा, और वो जी यहाँ से निकल करके मुकुंदरा में जाने के बजाय वो हो सकता है कि वो चित्तौड़ चला जाए। बस्सी सेंचुरी से जुड़ा हुआ इलाका आपके जो मैनाल का इलाका है, जी जोगिनी जी माता जी वाला, अगर वो टाइगर उधर निकल जाता है तो निश्चित रूप से वो चित्तौड़, और चित्तौड़ से आपके फुलवारी के नाल या उधर उदयपुर वाले इलाके में और कुंभलगढ़ के इलाके में आराम से जा सकता है। जी जी तो जी। टाइगर के लिए एक, और वो है मध्य प्रदेश में भी जा सकता है, क्योंकि जुड़ा हुआ इलाका है जोगिनी माता जी से, तो वो ऑफ मध्य कोर्स। प्रदेश में, और मध्य प्रदेश का टाइगर भी अपने यहाँ आ सकता है। जी तो ये एक ये धीरे 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 इस प्रकार का एक कॉरिडोर बन रहा है कि जो राजीव बायोस्फीयर रिजर्व की जो 2012 में एक कल्पना की थी राज्य सरकार ने, जो ये जी। तत्कालीन राज्य सरकारी थी उस समय, तो वो धीरे धीरे वापस साकार होने जा रहा है, और ये रामगढ़ टाइगर रिजर्व इसमें एक मील का पत्थर साबित तो सर अच्छी बात है, अगर बायोस्फीयर रिजर्व बनता है तो हाड़ौती के लिए, राजस्थान के लिए एक अच्छी बात है कि पहला बायोस्फीयर रिजर्व जो हमारी तरफ होगा वो राजस्थान का होगा, हाड़ौती का होगा। ये हमारे लिए प्राउड की बात है। हाँ, नहीं इसमें 38 नहीं 8 जिले हैं इसमें। पूर्वी का ये जी भरतपुर जी है, धौलपुर है, वहां से सारे जिले हैं। तो यहाँ पूर्वी और ये हाडोती जो पूरा प्रदेश है, 8 जिलों को मिला करके बनाया जा रहा मिलाकर है। बन रहा है। और उस पर ये निश्चित रूप से ये जो टाइगर है, जो रामगढ़ बन रहा है, वो उसी का एक पार्ट है। यानी वो एक तरह से इसको पूरा जोड़ रहा है, क्योंकि करौली में भी आप टाइगर है जो, ये टाइगर रह रहे हैं, अभी बच्चे भी हो रहे हैं, तो करौली तक टाइगर जा रहा है, ये एमपी तक टाइगर जा रहा है, तो वो पूरा बेल्ट आपकी ये एक तरह से कवर हो रही है। जी सर। और सर क्लोजिंग स्टेटमेंट्स में सर आप मतलब हमें क्या ऐसा अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे जिससे कि आगे एंथुजियास्म बना रहे मेरा, या जो लोग हमें देखेंगे, जो देख रहे हैं, उनका एंथुजियास्म बना रहे सर, बर्ड वॉचिंग के लिए या एनवायरनमेंट के लिए या वाइल्ड लाइफ के लिए सर। देखिए नागर साहब, मैं तो एक चीज जानता हूँ कि आप एक व्यक्ति बहुत कुछ कर सकता है। हम ये नहीं सोचेंगे मैं अकेला क्या कर सकता हूँ। अगर आपके मन में कुछ करने की है,
और आप अकेले हैं, आप चल पड़ें, सत्य के साथ रहें। और अगर आप सत्य के साथ रह करके पर्यावरण, प्रकृति और इन वन्य जीवों की सेवा करना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो आपको स्वयं को एक बहुत बड़ी शांति मिलेगी, आपको एक बहुत बड़ा मोटिव मिलेगा कि मैं एक अच्छा कार्य कर रहा हूँ। ठीक है, पर उसमें आपका स्वार्थ नहीं होना चाहिए। अगर आपका मन में कुछ स्वार्थ के लेकर के आप काम कर रहे हैं, कुछ बिजनेस को लेकर के, ठीक है, आप बिजनेस भी कर सकते हैं, उससे जुड़ा हुआ बिजनेस है, ठीक है, बिजनेस अपनी जगह, बिजनेस के बिना काम नहीं चलता। लेकिन उसमें ऐसा नहीं हो कि दिखावटी रूप से आप पर्यावरण से जुड़े। अगर आप मन से जी पर्यावरण से जुड़ते हैं तो निश्चित रूप से आपके साथ में 10, 100, 1000 व्यक्ति जुड़ जाएंगे। और क्योंकि अकेला चलता है आदमी, निश्चित रूप से 2 व्यक्तियों को आपने मान लीजिए छोटा सा काम किया कि एक बंजर जमीन पड़ी है, 8-10 बीघा जमीन, आपके गांव में रहते हैं आप, वहाँ जमीन पड़ी है, और उस जमीन के आसपास में आपको ऐसा लगता है कि इसमें बम्बू उगे हुए हैं और इसमें मैं कुछ अच्छा पार्क विकसित करना चाहता हूँ। कोई स्कूल का ग्राउंड पड़ा है और उसमें पेड़ पौधे नहीं है, या पंचायत की भूमि पड़ी है उसमें पेड़ पौधे नहीं है और आप चाहते हैं कि पेड़ पौधे, तो आप अकेले चाहें तो उसमें पेड़ पौधे लगा सकते हैं, किसी की जरूरत नहीं। जरूरत का मतलब है कि आपको साथी तो बनाने पड़ेंगे, टीम बनानी पड़ेगी, परंतु शुरुआत आपको करनी पड़ेगी, गेंतियाँ आपको उठानी पड़ेंगी, उसकी बाड़ाबंदी आपको करनी पड़ेगी, पौधे आपको लाने पड़ेंगे, पौधे लगाने पड़ेंगे। आपने पौधे पहल लगा दिए, पहल साल करना भर जरूरी है, पहल, पहल हाँ, करना पहल जरूरी कर दिया आपने, किसी भी क्षेत्र में आप पहल कर देंगे तो निश्चित रूप से आपके साथ कारवां जुड़ जाएगा, प्रशासन आपका सहयोग करेगा और सारे लोग जुड़ेंगे, क्योंकि बहुत अच्छे लोग हैं पर्यावरण से जो जुड़े हुए लोग हैं, बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं। इस क्षेत्र में कई लोग अच्छे गुमनाम रूप से काम कर रहे हैं, पौधे लगा रहे हैं, है। पक्षियों जी की रक्षा कर रहे हैं। अब वो अनजाने में कुछ नुकसान ये है कि जैसे वो दाना डाल रहे हैं, बंदरों को रोटियां खिला रहे हैं, तो उनको जानकारी नहीं। अगर हम उनको थोड़ा जागरूक करें कि वास्तव में इसको क्या फीडिंग करना चाहिए, किस तरह के पौधे लगाने चाहिए, किस तरह के पौधे लगाने से बरसात आएगी, चौड़ी पत्ती के पौधे खत्म हो रहे हैं तो इनसे क्या नुकसान हो रहा है, फलदार पौधे जंगलों से खत्म हो रहे हैं तो जो लाल मुंह के बंदर या अन्य जो स्पीसीज है वो जी गाँव में आ रही है तो क्यों आ रही है, नदियों में जो मगर बाहर आ रहे हैं वो क्यों आ रहे हैं, क्योंकि जैसे मछलियां अपन सारी निकाल करके और अपन बेच देंगे, खा जाएंगे, तो निश्चित रूप से मगर क्या खाएगा। तो ये सारी चीजें अपने को सोच करके इस तरह का एक वातावरण निर्माण करने पड़ेगा, ताकि आने वाली जो पीढ़ियां वो एक समृद्ध जैव विविधता और जो सस्टेनेबिलिटी होनी चाहिए, जी जी स्थायित्व होना चाहिए जैव विविधता में, वो देखने को मिले ना। सर, योगेंद्र जी। मतलब जो आपने कहा उससे मैंने ऑब्जर्व किया है चीजों को कि एक तो हमें एजुकेट होना पड़ेगा टुवर्ड्स द लाइफ, वाइल्ड लाइफ और एनवायरनमेंट। फिर हमें ऑब्जर्व हम्म, भी करना पड़ेगा कि क्या क्या बदलाव हो रहे हैं और क्या पहले होता था, उसके हिसाब जी से जी, हमें नए कदम उठाने चाहिए। बिल्कुल सही है। और इसमें विशेष रूप से जो विद्यालय हैं, इसमें एक कमी रही है अपने एनवायरनमेंट के मामले में कि एक पर्यावरण सब्जेक्ट चलता है लेकिन उसको नहीं पढ़ाते हुए पर्यावरण तो ठीक है तुम पढ़ जी लेना। अब जैसे बर्ड्स की बात है शुरू में कि अपन तुम बुलबुल, तोता, मैना को नहीं जानते, इसका क्या कारण है कि अपनी नींव ही कमजोर, अपन खुद ही पढ़े नहीं है बुलबुल क्या होती है, विद्या अभी बुलबुल के अंडे तीन, एक पार्ट तीसरी चौथी मैंने किताब में पढ़ा था कि बुलबुल के अंडे तीन, लेकिन उसमें जो फोटो दे रखा था कहीं बुलबुल नहीं थी, अंडे जरूर बता रखे थे। तो पक्षी के मन में या अपने बच्चे के मन में तो ये भावना रही कि बुलबुल कैसी होती है, और वो टीचर भी नहीं जानता। तो जी इसके लिए हर 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 पाठ्य पुस्तक में जिस प्रकार से हम प्रदूषणकार ये पाठ देते हैं पाठ्य पुस्तकों में कि प्रदूषण नहीं होना चाहिए, तो इस प्रकार से वाइल्ड लाइफ रिलेटेड जो पार्ट हैं जिनमें बर्ड्स पहचान के रूप में या आप आसपास के पक्षियों को देखें, उनके फोटो हो, उनके नाम हो, कॉमन नाम हो आसपास, या आप किस नाम से जानते हो, इस प्रकार से हर किताब में अगर आप एक एक पार्ट जोड़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, फिर वाटर बॉडीज के भी आ जाएंगे, तो आप अगर सामाजिक विज्ञान की किताब में या पर्यावरण की किताब में एक पार्ट भी जोड़ते हैं, अरे में एक्सपर्ट को लेकर के, तो निश्चित रूप से बच्चे वहां से सीखना शुरू हो जाएंगे कि ये तो बुलबुल है, ये एक मैना है, या ये ब्राह्मणी डक है, ये कौन सा पक्षी है, या ये माइग्रेटरी है, ये नॉन माइग्रेटरी है। तो ये थोड़ा बहुत तो उनको जानकारी तो मिले, जानकारी नहीं मिलती उनको। तो जी सर। ये बात है कि हमें नीम जो है बच्चे हैं उनको इससे विद्यालय पाठ्यक्रम से इसको बर्ड्स को और इन्वायरमेंट को जोड़ना पड़ेगा। हाँ, मतलब केवल पास करने के लिए नहीं, उन्हें एजुकेट करें, वो आसपास के क्रियाकलाप में उसे शामिल करना चाहिए। गोरैया हो, बुलबुल हो, छोटे छोटे जो पक्षी हैं जो आसपास दिखते हैं उनकी उनकी जानकारी होना जरूरी हाँ, है। उनके जानकारी। हाँ सर, थैंक यू सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आपने जो धन्यवाद। नॉलेज हमें दी है सर, वो कहीं ना कहीं हर जगह काम आती है और काम आएगी। और जो आपने एक सबक दिया है आज के, नींव मजबूत होना बहुत जरूरी है सर। किसी भी चीज की, किसी भी काम की नींव मजबूत होना बहुत जरूरी है सर। थैंक यू सर उसके लिए। और धन्यवाद आपका भी बहुत बहुत योगेंद्र जी नागर, और आपने भी मुझे इसके लिए चुना, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। तो चुनना धन्यवाद। था सर मैं, क्योंकि 2 बार डांट खा चुका हूँ, मुझे तीसरी बार डांट नहीं खाना। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू थैंक यू सर, सर। थैंक यू।